चलो आ जाओ, इवोल्यूशन स्टार्ट करते, ठीक है। अपने अपना बुक खोलो, अगर बुक लेके आए हो ओपन कर लो, आ जाओ। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। आपको पता है कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है, कि हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अर्थ के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्स के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और लाइफ फॉर्म के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिवर्स कितना टाइम हमारा पुराना है, हमारा अर्थ कितना टाइम पुराना है और हमारी लाइफ कब, पहली लाइफ कब अपीयर्ड हुई थी। बताओ हमारा यूनिवर्स कितना पुराना है, पढ़े ना हम लोग? 13.8 मिलियन बिलियन ईयर ओल्ड। 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड क्या है? हमारा यूनिवर्स आया था। 4.5 बिलियन ईयर अगो हमारा क्या आया था बताओ? अर्थ आया था। एंड लाइफ कब अपीयर्ड हुई थी? 500 मिलियन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। मतलब कि 0.5 बिलियन, अगर 500 मिलियन है तो उसको बिलियन में करोगे तो कितना जाएगा? 0.5 बिलियन जाएगा। अब 4.5 से 0.5 बिलियन क्या कर दो? माइनस कर दो। मतलब हमारी लाइफ कब अपीयर्ड हुई थी? 4 बिलियन ईयर अगो। बोलो याद हुआ? यूनिवर्स कब आया बताओ? 13.8 और अर्थ कब आया? 4.5 बिलियन ईयर अगो। और हमारी लाइफ कब अपीयर्ड हुई थी? 500 मिलियन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। मतलब कि कितना? 4 बिलियन ईयर अगो हमारे पहले लाइफ क्या आई थी? हमारी लाइफ आई थी। बहुत जल्दी आ गए क्लास में। इधर बैठ जाओ ना, इधर बैठोगे तो बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, फर्स्ट बेंच पे आ जाओ, आ जाओ। जल्दी जल्दी। हाँ, तो यही सारे चीजों को हम पढ़ेंगे कि हमारी यूनिवर्स कब आई, हमारी लाइफ कब आई, हमारा अर्थ कब आया। तो वही कहता है कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है, जिसमें आप क्या पढ़ते हो? लाइफ फॉर्म के हिस्ट्री के बारे में। जैसे हम लोग कैसे हुए, पहले हम लोग रामापिथिकस थे, ड्रायोपिथिकस थे, उसके बाद होमो हैबिलिस आया, होमो इरेक्टस आया, उसके बाद जाके हम लोग क्या बने? होमो सेपियन बने। तो इस हिस्ट्री को पढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोलते हैं। कहते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन एग्जैक्टली है क्या? टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब अबाउट प्लांट। अगर आप प्लांट के बारे में रीड कर रहे हो तो क्या बोलोगे? फ्लोरा। फौना अबाउट एनिमल्स। तो कहता है कि आपको कैसे कैसे चेंजेस हुए, किसमें किसमें? फ्लोरा में एंड फौना में, प्लांट में और एनिमल में कैसे कैसे चेंज हुए। दैट have occurred over the million of year on earth। मतलब आज से मिलियन ईयर पहले अर्थ पे फ्लोरा और फौना क्या था और आज क्या है, इन दोनों का ही मतलब इन दोनों का गैप अगर आप शुरू से लेके अभी तक चेंजेस आप रीड कर रहे हो, दैट इज द इवोल्यूशन। मतलब आज से मिलियन ईयर अगो लाइफ हमारी क्या थी और आज हम प्रेजेंट डे में क्या है, इसकी स्टडी करना, इसके बारे में जानना ही क्या कहलाता है? इवोल्यूशन कहलाता है। ओके मतलब फ्लोरा में क्या चेंजेस हुए, फौना में क्या चेंजेस हुए, प्लांट में कैसे चेंजेस हुए, एनिमल में। देखिए जैसे एनिमल में कैसे चेंजेस हुए बताओ। पहले अगर एनिमल किंगडम हम लोग पढ़े हैं, मैंने पढ़ाया था, पॉरीफेरा पढ़े हो, सबसे पहले आया था। फिर कौन आया? सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये क्या है? चेंजेस ही हुए ना। प्लांट में देख लो, पहले कौन आया? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ऐसे चल के क्लासिफिकेशन हुए, ऐसे चल के एनिमल्स वगैरह धीरे धीरे क्या होते गए? मोर डेवलप्ड होते गए। हम लोग भी पहले क्या थे? एप लाइक थे, बंदर जैसे थे, मंकी जैसे थे। अभी हम लोग मैन लाइक है। तो चेंजेस हुए ना, और इस चेंजेस को पढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन एग्जैक्टली है क्या? आप फ्लोरा और फौना के चेंजेस को देख रहे हो कि आज से मिलियन ईयर अगो हमारे क्या थे और आज क्या है, इनके बारे में ही पढ़ना इवोल्यूशन। कहता है वी मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। हमको इसका कॉन्टेक्स्ट समझना होगा कि लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई। आगे चल के हम पढ़ेंगे, बहुत सारे थ्योरी आए हैं कि लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई।
इवोल्यूशन का मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में आप ये देखोगे सबसे पहले अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले आप यूनिवर्स देखोगे, फिर अर्थ देखोगे, फिर किस पे जाओगे, लाइफ पे जाओगे। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ऑफ स्टार्स, स्टार्स का कैसे हुआ, और इंडेड ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ, मतलब यूनिवर्स अपने आप में, इटसेल्फ का मतलब वो खुद में कैसे आया, है ना। अर्थ आया ठीक है, लाइफ आई ठीक है, बट यूनिवर्स भी अपने आप में कैसे आया, इसके बारे में भी हम देखेंगे कि यूनिवर्स कैसे आया। कहता है व्हाट फॉलो इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल कंसर्ट एंड कंजक्टेड स्टोरीज, बहुत सारे अलग अलग स्टोरीज बने हुए। दिस इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म or biodiversity on planet earth in the context of evolution of earth and against the background of evolution of universe itself। हम सारे चीजों को देखेंगे कि हमारे और लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म कैसे हुआ, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, टोटल स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ, अर्थ पे टोटल स्पीसीज कितनी स्पीसीज है, टोटल बायोडाइवर्सिटी कितनी है बताओ, टोटल स्पीसीज कितनी है, वन 1.2 to 1.7 बिलियन है, मिलियन है ना। एक बार चेक कर लेना डाटा, एक बार चेक कर लेना, 11th क्लास के फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड का डाटा है, 1.7 दे रखा है हमको जहां तक लगता है, एनसीईआरटी नहीं है, कोई बात 1.7 ले लो, 1.2 नहीं होता, हाँ 1.7 ही होता है, 1.7 होता है, जिसमें से सुनो देखो सुनो मैं बता रही हूँ, अभी मुझे ध्यान आया क्योंकि मैं एनिमल और प्लांट का जोड़ी, इसमें से 1.2 मिलियन पता है किसकी स्पीसीज होती है, एनिमल की स्पीसीज होती है, और 0.5 मिलियन किसकी स्पीसीज होती है, प्लांट की, टोटल मिल के 1.7 मिलियन होता है। जो टोटल 1.7 मिलियन स्पीसीज है, बायोडाइवर्सिटी है ना, जिसमें से 1.2 मिलियन केवल किसकी स्पीसीज है, एनिमल की, ओनली 0.5 मिलियन स्पीसीज किसकी है, प्लांट की स्पीसीज है। तो ये बायोडाइवर्सिटी वगैरह हमारे अर्थ पे, बाकी अर्थ का इवोल्यूशन देखेंगे, और इसके अगेंस्ट हम लोग किसका इवोल्यूशन देखेंगे, यूनिवर्स का इवोल्यूशन देखेंगे। बताओ यहां तक डाउट, बोलो हाँ या ना जल्दी, ऑलरेडी ये चैप्टर हम लोग दूसरी बार पढ़ रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें। आ जाओ ओरिजिन ऑफ लाइफ देखते हैं। कहता है कि व्हेन वी लुक एट ए स्टार ऑन अ क्लियर नाइट स्काई वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन द टाइम। कहता है कि जब भी आप आसमान में क्या देखते हो, स्टार्स को देखते हो, आप कहीं ना कहीं क्या देखते हो, पास्ट को देखते हो, क्योंकि वो जो स्टार की लाइट आज आपकी आंखों में पहुंच रही है ना, वो कम से कम ट्रिलियंस किलोमीटर दूर से आ रही है, और आज से मिलियन ईयर अगो अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट की होगी अपनी जर्नी, तो आज जाके आपकी आंखों में पहुंच रही है। जो भी आप आज के डेट में स्टार्स को देखते हो ना, वो ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर से आ रही होती है, और मिलियंस ऑफ टाइम पहले अपनी जर्नी स्टार्ट की है, तो जाके आके आपकी आंखों में दिख रही है। तो इसका क्या मतलब है कि वो कहीं ना कहीं आप उसको किस में देख रहे हो, पास्ट में देख रहे हो ना। बट इंस्टेंटली अगर आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ, किसको किस चीज किस टाइम पे तुम देख रहे हो, प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो, वही ये पूरा यही कहता है। बाकी वो जो मेजरमेंट है ना, स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर, ये नीट का PYQ है, आपके नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि स्टेलर डिस्टेंस जो होता है वो किस में मेजर होता है, लाइट ईयर में मेजर होता है। कहता है व्हाट वी सी टुडे इज एन ऑब्जेक्ट हुज एमिटेड लाइट, मतलब जो तुम आज देख रहे हो ना किसी ऑब्जेक्ट को, जो लाइट को एमिट कर रहा है, मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, स्टार की बात कर रहा है। हाँ, मतलब आज तुम देख रहे हो कि जो अपनी लाइट एमिट कर रहा है, वो अपनी लाइट की जर्नी कब स्टार्ट किया है, मिलियन ऑफ ईयर एगो स्टार्ट किया है बैक, एंड कहाँ कितने दूर से स्टार्ट किया है, फ्रॉम ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे एंड रीचिंग आवर आइज, और वो हमारे आंखों तक पहुंच रहा है अब जाके। तो कहीं ना कहीं तुम क्या देख रहे हो, चीजों में को पास्ट में देख रहे हो ना, क्योंकि वो बहुत टाइम पहले से अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुका है, बट तुम्हारे आंखों पे आज पहुंच रहा है। कहता है हाउएवर when we see object in our immediate surrounding, अगर आप immediately अपने सराउंडिंग में देख रहे हो, जैसे मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो, आप इस चीज को देख रहे हो, आप इंस्टेंटली देख रहे हो, मतलब आपकी कहाँ कौन से टाइम में जी रहे हो, प्रेजेंट टाइम में जी रहे हो। कहता है therefore when we see star, इसीलिए जब भी हम स्टार्स को देखते हैं, we apparently are peeping into the past, हम कहाँ पे खुद को पाते हैं, पास्ट में। कहता है the origin of life is considered a unique event in the history of universe, क्योंकि सुनो कहीं ना कहीं अब मानो कि हम नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और अचानक से अभी डायनासोर आ जाए, तो उसका आना हमारे लाइफ में यूनिक इवेंट होगा कि नहीं,
इस अर्थ पे यूनिक इवेंट होगा कि नहीं? वैसे ही यूनिवर्स चल रहा था, यूनिवर्स में सारी चीजें नॉन लिविंग थी, ठीक है नहीं? अर्थ आया, नॉन लिविंग था, आपके जो भी कार्बन वगैरह आए, मीथेन गैस फॉर्मेशन हुआ, आपके रेन वगैरह हुए, ये सारी चीजें क्या थी? नॉन लिविंग थी ना, नॉन लिविंग, इनऑर्गेनिक चीजें थी सारी की सारी चीजें क्या थी? नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग से कोई लाइफ अपीयर्ड होता है, लिविंग लाइफ आता है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा? यूनिक इवेंट होगा। तो वही कहता है कि यूनिवर्स की हिस्ट्री में, मतलब जिसमें यूनिवर्स अपना अपना काम कर रहा है, यूनिवर्स का हिस्ट्री चल रहा है, उस हिस्ट्री में ओरिजिन होना किसका? लाइफ का। ये अपने आप में ही क्या था? एक यूनिक इवेंट था। यूनिक मतलब एक नया, एक अलग टाइप का क्या था? इवेंट था। कहता है द यूनिवर्स इज वास्ट, हमारा यूनिवर्स क्या है? बहुत बड़ा है। वास्ट इन कंपैरिजन टू बहुत बड़ा है। आप एज्यूम नहीं कर सकते हो हमारा यूनिवर्स उतना बड़ा है। कहता है रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक। रिलेटिव टर्म कब यूज करते हैं? जब हम किसी के कंपैरिजन में बात करते हैं, रिलेटिव टर्म तब यूज करते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स के कंपैरिजन में बात करी हुई है। यूनिवर्स के कंपैरिजन में ये बोला हुआ है कि अगर हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है तो हमारा अर्थ उसके कंपैरिजन में क्या है? एक डॉट के समान है, एक बिंदु के समान है। और इस बिंदु में भी तुम क्या कर सकते हो? बहुत सारे डिवीजन कर दो तो उससे भी अर्थ हमारा छोटा है। अर्थ हमारा इतना छोटा है। अब ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स किससे बना होगा? मैंने बताया था, बताओ। गैलेक्सी से। वेरी गुड। बहुत सारे गैलेक्सीज मिलके क्या बनाते हैं? यूनिवर्स। और बहुत सारे प्लैनेट्स वगैरह, ये सारी चीजें, जैसे देखो मिल्की वे गैलेक्सी, हम लोग जिस गैलेक्सी पे रहते हैं वो कौन सी गैलेक्सी? मिल्की वे गैलेक्सी हम लोग पढ़े हैं अभी। मिल्की वे गैलेक्सी में क्या प्रेजेंट होगा? प्लैनेट प्रेजेंट होगा ना। जैसे 7-8 जो भी प्लैनेट होंगे, जिसके एक प्लैनेट जो अर्थ है उस पे हम रहते हैं। तो अगर ये अर्थ है, ये एक प्लैनेट, तो बहुत सारे प्लैनेट मिलके क्या बनाएंगे? पहले तुम्हारा एक गैलेक्सी बनाएंगे, और बहुत सारे गैलेक्सी मिलके क्या बनाएंगे? यूनिवर्स बनाएंगे। तो अब समझ जाओ यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। अब यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हमारा अर्थ उसके सामने केवल एक पॉइंट के समान। इसीलिए कहता है, वास्ट टर्म इसीलिए यूज किया है कि हमारा यूनिवर्स क्या है? बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। कहता है रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक। इसके कंपैरिजन में हमारा अर्थ केवल एक बिंदु के समान है। द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड। यही कहा होगा कि हमारा यूनिवर्स क्या है? बहुत पुराना है। ऑलमोस्ट कितना? 13.8 बिलियन, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड हमारा क्या है? अर्थ है। देखो 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड हमारा क्या है? अर्थ है। कहता है ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कॉम्प्रिजेस द यूनिवर्स। बहुत बड़े बड़े गैलेक्सीज आपस में मिलके क्या बनाए? यूनिवर्स को बनाए। कहता है नेक्स्ट, कहता है आपका गैलेक्सीज क्या कंटेन करते हैं? स्टार्स कंटेन करेंगे, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट को कंटेन करेंगे। कंसीडरिंग द साइज ऑफ, फिर वही पॉइंट कहता है कि जब आप यूनिवर्स के साइज को कंसीडर करोगे तो अर्थ उसके कंपैरिजन में क्या है? एक नॉर्मल बिंदु के समान, एक पॉइंट के समान है। अब आ जाओ, सबसे पहली थ्योरी आई कि यूनिवर्स हमारा आया किससे? पहली थ्योरी कितने बजे से क्लास का टाइम था? आ जाओ। वैसे भी तो तुम लोग उस दिन आई थी ना, तुम दोनों, तुम लोग को पढ़ चुकी हो। अभी मैं वही शुरू से पढ़ा रही। आ जाओ। द बिग बैंग थ्योरी, पहली थ्योरी आई जो किसको अटेम्प्ट की थी कि हमारा यूनिवर्स का इवोल्यूशन, हमारा यूनिवर्स कैसे आया। तो पहली थ्योरी थी बिग बैंग थ्योरी, जिन्होंने क्या बताया था? बताओ कि एक बड़ा सा अनइमेजिनेबल क्या हुआ होगा? एक्सप्लोजन हुआ होगा, विस्फोट हुआ होगा और हमारा यूनिवर्स आया होगा। पढ़ो, लिखा होगा द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। पहली थ्योरी आई बिग बैंग थ्योरी। उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था? यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ था। उन्होंने ये बताया कि एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन, अनइमेजिनेबल मतलब जिसको आप इमेजिन भी नहीं किए होंगे उतने बड़े क्या हुए होंगे? एक्सप्लोजन हुए होंगे इन अ फिजिकल टर्म। फिजिकल टर्म मतलब मानो विस्फोट हुआ, बहुत सारी चीजें टूटी, बहुत सारी चीजें क्या हुई? फॉर्म हुई। तो एक बड़ा सा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट की वजह से ही क्या हुआ? हमारा यूनिवर्स आया। ये कौन बताया था?
बिग बैंग थ्योरी। फिर उन्होंने आगे बताया कि धीरे धीरे ये तो बात सच है कि ये बात कहीं ना कहीं करेक्ट नहीं मानी जाती है, बट ये बात सच है कि यूनिवर्स क्या हुआ, धीरे धीरे एक्सपैंड हुआ और फिर क्या हुआ, टेम्परेचर केम डाउन। मैंने एग्जांपल पहले भी मैं पढ़ाई तो दी हूँ कि अगर तुम एक कप में चाय पी रहे हो और एक प्लेट में चाय पी रहे हो, दोनों में किसमें जल्दी ठंडा हो जाएगा, प्लेट में, क्योंकि क्या हुआ है, सरफेस एरिया बढ़ गया ज्यादा। तो वही कहता है कि यूनिवर्स जैसे जैसे क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर यूनिवर्स मानो इतना है, वो एक्सपेंड होके इतना हुआ, टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, केम डाउन हो जाएगा। तो क्या टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ। टेम्परेचर के कम होने से किसका फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन एंड हीलियम आए। हाइड्रोजन और हीलियम कुछ टाइम के बाद क्या हुए, फॉर्म हुए। बिग बैंग थ्योरी केवल ये कहता है ना, पढ़ो ना, नाम से क्लियर हो रहा है। बिग बैंग थ्योरी केवल ये कहता है एक्सप्लोजन हुआ था, ह्यूज एक्सप्लोजन है, तो दैट्स इट। आगे चल के हाइड्रोजन और हीलियम क्या हुए, फॉर्म्ड हुए आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हुए। कहता है कि द गैस कंडेंस्ड अंडर द ग्रेविटेशन, मतलब ये जो भी बने हुए धीरे धीरे वो क्या होते गए, कंडेंस वगैरह हुए ग्रेविटेशन के अंडर में, और उन्होंने क्या बनाया, गैलेक्सीज को फॉर्म किए, जो कि आज प्रेजेंट डे क्या है, यूनिवर्स है। क्योंकि कहीं ना कहीं गैलेक्सीज ही मिलके क्या बनाया, यूनिवर्स बनाया। कहते हैं इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी बात कर रहा है, मतलब हमारे जहां पे हम है, अर्थ वाज सपोज टू हैव, अर्थ को क्या माना जाता है, कितने टाइम पुराना है, 4.5 बिलियन। मतलब आज जो तुम मिल्की वे गैलेक्सीज में रहते हो, जिस अर्थ पे तुम रह रहे हो, वो कितना पुराना है, 4.5 बिलियन ईयर बैक। देयर वॉज नो एटमोस्फियर ऑन अर्ली अर्थ, कोई एटमोस्फियर नहीं था अर्ली अर्थ पे। बाद में चल के एटमोस्फियर वगैरह फॉर्म हुए, जब आपके क्या हुए थे, वाटर टूटा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो वो ऑक्सीजन आपके क्या बनाए थे, O3 वगैरह बनाए थे, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन वगैरह हुआ था, तो उस टाइम पे जाके एटमोस्फियर आया। वाटर वेपर मीथेन CH4, वाटर वेपर बताओ, लाइट H2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अमोनिया NH3NH4, रिलीज फ्रॉम द मॉल्टेन मास कवर्ड द सरफेस। मतलब जो भी मॉल्टेन समझते हो, मॉल्टेन मतलब कौन सा स्टेट होता है, मतलब वो हल्का लिक्विड स्टेट में, मान सकते हो लिक्विड स्टेट को ना केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं कभी कभी हम क्या बोलते हैं, मॉल्टेन स्टेट भी बोलते हैं। तो उस मॉल्टेन मास ऑफ स्टेट से क्या है, वाटर वेपर वगैरह बने, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो चुका था, कम हो चुका था, तो गैसेस कंडेंस होके क्या बनाने लगे, वाटर वेपर। मतलब जैसे देखो, ये जो H2O था ना, ये वाटर क्या हुआ, स्प्लिट हुआ, किसके प्रेजेंस में बताओ, यूवी लाइट, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं था, ओजोन लेयर नहीं था, सन का डायरेक्ट लाइट कहां पे पड़ रहा था, अर्थ पे पड़ रहा था। तो हाइड्रोजन वाटर किसमें टूटा, लाइट H2 में, और किसमें, ऑक्सीजन में। तो ये जो लाइट H2 थे वो क्या हो गए, स्कैप्ड हो गए। आगे में लिखा होगा कहीं ना कहीं, अभी पढ़ेंगे तो, हाँ देखो यहीं पे लिखा है, पढ़ो, द यूवी रे फ्रॉम द सन ब्रोकन अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो यूवी रे आते थे उन्होंने क्या किया, वाटर पे पड़ा और किसमें तोड़ दिया उसको, H2 में और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसमें से कहता है एंड लाइटर H2, ये जो लाइटर H2 था ना वो एस्केप्ड हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ऐसा टेम्परेचर इंक्रीज होता तो ये मत दिखाओ, ये यहाँ से क्या हो गया, लाइटर H2 क्या हो गया, एस्केप्ड हो गया। ऑक्सीजन कंबाइंड हो गया किसके साथ, अमोनिया के साथ और मीथेन के साथ, और फिर वो क्या बना लिया, फिर से वो वाटर वगैरह बना लिया, आपके CO2 वगैरह बना लिया। ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास भरपूर मात्रा में क्या आ चुका है, ऑक्सीजन आ चुका है। किसकी वजह से, हाइड्रोजन वाटर स्प्लिट हुआ है, टूटा है, उसकी वजह से। कहते हैं एज इट कूल्ड, जैसे वो ठंडा होगा, कौन ठंडा होगा बताओ, जो H2 ऊपर गया था वो जैसे ठंडा होगा वो कैसे आ जाएगा, एज अ रेन बाहर नीचे में फॉल कर जाएगा। कहता है कि द वाटर वेपर, जो वाटर वेपर गया था H2, लाइटर H2 फेल एज रेन, और जैसे ही बरसात होगी, जैसे ही बरसात हुई होगी, जितने सारे खाली जगह होंगे, जितने सारे डिप्रेशन होंगे, वो क्या हो गए होंगे, भर गए होंगे, और क्या बना लिए होंगे, ओशंस वगैरह बना लिए होंगे। पढ़ो, टू फिल ऑल द डिप्रेशन एंड फॉर्म ओशंस, उन्होंने क्या बना लिए होंगे, ओशंस वगैरह बना लिए होंगे। कहता है लाइफ कब अपीयर्ड हुई थी बताओ, कहता है लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ।
मतलब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ 4.5 बिलियन ईयर अगो। तो 0.5 बिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्या आया, हमारी लाइफ अपीयर्ड हुई थी। मतलब कहीं ना कहीं 4 बिलियन ईयर बैक लाइफ क्या हुई थी, अपीयर्ड हुई थी। पढ़ो, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक हमारी क्या हुई थी, लाइफ आई थी। यहां तक खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग को थ्योरी पढ़ना है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। बिग बैंग, हाँ मतलब बिग बैंग थ्योरी आया, उसके बाद चीजें क्या हुई वो बताया गया। वो बिग बैंग थ्योरी के अंदर में नहीं आता। नहीं नहीं, ऑब्वियसली नहीं आता। बिग बैंग थ्योरी में कहां से आएगा कि हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ, आपके रेन वगैरह, इसमें बिग बैंग थ्योरी केवल ये एक्सप्लेन करता है कि आपका यूनिवर्स कैसे आया। ये सारी चीजें अभी आगे चल के प्रूफ तो किए हुए हैं। जो हम लोग वो एक्सपेरिमेंट पिछली बार देखे थे, याद करो, सेम टेम्परेचर लगाया गया था। उस टाइम बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, 800 डिग्री सेल्सियस लगाया गया टेम्परेचर। एक्सप्लोजन हुआ था, बट ये चीज का अभी तक दावा नहीं हुआ कि ये सारी चीजें दी कौन थी। तभी तो आगे जाके ये सारे एक्सपेरिमेंट कौन दिया है। ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़े थे मिलर साहब का एक्सपेरिमेंट, तो मिलर ने इस चीज को प्रूफ किया था। ये बात सच नहीं है। कौन कौन से गैस बने थे, ये बात कैसे आई थी, गैस कैसे कैसे फॉर्म हुई थी। बिग बैंग थ्योरी को काटने वाला अभी तक कोई नहीं आया। आगे पढ़ोगे कि बिग बैंग थ्योरी को अभी तक नहीं कोई वो किया है कि गलत है। बहुत सारे थ्योरी आई थी, आगे पेंसपर्मिया थ्योरी वगैरह भी आई। तो अब हम थ्योरी पढ़ेंगे कि लाइफ कैसे आई। यूनिवर्स देख लिए, अर्थ देख लिए कि कितना टाइम पुराना है। अब हम देखेंगे कि लाइफ कब आई। और इसमें 4-5 थ्योरी आती है, जो कि एक के बाद एक साइंटिस्ट लोग आते हैं, गलत करते हैं, दूसरे को नए नए देते जाते हैं। लास्ट में जाके वही 1-2 थ्योरी करेक्ट होती है। ये बात तो सच है ना। देखो, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लोड हुआ, यूनिवर्स आया, तो इसमें किसी को बताना क्यों है। ऑब्वियसली जब यूनिवर्स एक्सपेंड करेगा टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर जैसे ही कम होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से चीजें का फॉर्मेशन नहीं होता था। जैसे टेम्परेचर कम हुआ, चीजों का फॉर्मेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सप्लोजन बिग बैंग थ्योरी में, बाकी सब उसके बाद हुआ। अब मानो कि मैं क्लास में इतना पढ़ा दी, इसके बाद तुम क्लास के बजाय क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो क्लास का सेशन नहीं है ना। क्लास का सेशन में केवल मैं ये पढ़ रही हूँ, उसके बाद तुम चीजों को कर रहे हो तो तुम कर रहे हो ना। तो वही है कि यूनिवर्स आया, बिग बैंग थ्योरी ने बता दिया कि यूनिवर्स एक एक्सप्लोजन की वजह से आया। उसके बाद क्या हुआ, वो बिग बैंग थ्योरी में नहीं आता। मैं ये समझा रही हूँ। ओके, चलो आप देखेंगे कि हमारी लाइफ कैसे आई। डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस? क्या लगता है तुमको, किसी स्पेस वगैरह से लाइफ आई है? बोलो हाँ ना, नहीं। बट पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या कहा था। कहता है सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम द आउटसाइड। कुछ साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, क्या बिलीव कर रहे थे कि ये कहां से आया हुआ है, हमारा लाइफ कहां से आया हुआ है, आउटसाइड से आया है। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वेयर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ। जो हमारे अर्ली ग्रीक थिंकर्स वगैरह थे ना, साइंटिस्ट की बात कर रहा है, जो ग्रीक वगैरह के थिंकर्स थे पुराने टाइम के, उन्होंने ये सोचा कि जो हमारी लाइफ की यूनिट है वो क्या है, स्पोर्स। जैसे हम लोग अपनी लाइफ की यूनिट अभी क्या मानते हैं, सेल। उन्होंने क्या माना कि जो लाइफ की यूनिट है वो क्या है, स्पोर्स है। वे ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ, जो कि अलग अलग प्लैनेट में क्या हो चुका है, ट्रांसफर्ड हो चुका है। उसके अंदर कौन आता है, अर्थ भी आता है। मतलब उनका ये मानना था ना कि जो स्पोर्स है, ये स्पोर्स क्या किसमें किसमें चेंज हो गया है, अलग अलग प्लैनेट में। और उस प्लैनेट में कौन आता है, अर्थ भी आता है। पहले उन्होंने ये बताया स्पोर्स के बारे में कि स्पोर्स है क्या। आगे ये पैंसपर्मिया थ्योरी में हम देखेंगे कि पैंसपर्मिया थ्योरी में उन्होंने क्या बताया था। पहले ये बस इतना समझो कि कुछ साइंटिस्ट ने ये बिलीव किया कि लाइफ किससे आई, बाहर से आई। कुछ अर्ली ग्रीक थिंकर्स का ये मानना था कि जो लाइफ की यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स। उन्होंने बताया था कि एक इकाई है, यूनिट, उसका नाम उन्होंने स्पोर्स दिया था। उन्होंने जो तुम स्पोर्स आज के डेट पे पढ़ रही हो ना, वो स्पोर्स के बारे में उन्होंने नहीं सोचा था। उन्होंने इकाई का एक नाम दे दिया था। जो उनको लाइफ का जो यूनिट दिखा ना, उस यूनिट का नाम उन्होंने स्पोर्स रख दिया था।
वही तो बेसिस देखेंगे अभी आगे की, बेसिस क्या था उनके यूनिट बोलने का। तो उन्होंने लाइफ के जो यूनिट, लाइफ का जो यूनिट था उसको उन्होंने क्या बोला, स्पोर्स बोला। वे ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट, जो अलग अलग प्लैनेट में ट्रांसफर्ड हुआ, इंक्लूडिंग अर्थ। पैंसपर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। आज भी पैंसपर्मिया एक थ्योरी है जो कि क्या था, फेवरेट आइडिया था कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के लिए। कहता है फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव्ड दैट लाइफ केम आउट ऑफ अ डिकेइंग एंड अ रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ मड। मतलब आज से कुछ लंबे टाइम तक ना ये बिलीव किया जाता था कि हमारी लाइफ किससे आई है, डेड और डिकेइंग सब्सटेंस से आई है। उन्होंने ये बताया था जो कीचड़ वगैरह, मड वगैरह, स्ट्रॉ वगैरह जानते हो ना, घास फूस, इन सारी चीजों से क्या आई है, लाइफ आई है। मतलब पहले के जमाने में ऐसा था ना कि अब तुम बताओ, पहले कहीं मच्छर, पानी रहेगा पुराना पानी, तो वहां मच्छर तो लगना है, ये है, तो वो ये बोल देंगे पहले के जो साइंटिस्ट लोग थे कि हाँ जमा हुआ पानी इक्वल टू मच्छर, वहां से मच्छर का फॉर्म। मतलब उनका ऐसा ही सोच था कि हाँ अगर तुम अगर जाल घर बना रहे हो तो वो जो घास स्ट्रॉ वगैरह से, जो उस टाइम पे अभी भी गांव वगैरह में जाओगे तो देखोगे वो स्ट्रॉ वगैरह से घर बनता है, पुआल का जो घर बनता है, तो उसमें अगर कीड़ा लग गया तो वो ये बोल देंगे स्ट्रॉ इक्वल टू इंसेक्ट का फॉर्मेशन। तो उस टाइम पे ये सारी चीजें चलती थी कि साइंटिस्ट लोग, अब तुम बताओ तुमको कहीं से भी लगता है डेड और डिकेइंग सब्सटेंस से लाइफ आई होगी? उन्होंने ये बताया, लिखा है फॉर द लॉन्ग टाइम ये बिलीव माना जाता था कि हमारी लाइफ किससे आई है, केम आउट डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड मड। आगे चल के इस थ्योरी गलत भी हुई, तो जिसको जो मनाया वो शुरू में आके देते गया, आगे साइंटिस्ट आते गए और उसको चेंज करते गए। आ जाओ नेक्स्ट क्या कहता है, दिस वॉज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये फिर कहता है कि अब ये कौन सी थ्योरी के अंदर आता है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन के अंदर। ओह आई एम रियली सॉरी, पैंसपर्मिया थ्योरी यहीं पे खत्म हो जाती है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ओके याद करो, तुम लोग बताई थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या होता है, जो अपने आप में क्या हो जाए, रिएक्शंस को स्टार्ट कर दे। स्पॉन्टेनियस वही होता है ना जो रिएक्शन को स्टार्ट करके रिएक्शन को चलाए अपना। तो ये यही कहता है कि डेड और डिकेइंग सब्सटेंस से क्या हुई, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियस वाला पैंसपर्मिया थ्योरी, जो स्पोर्स वाला है पैंसपर्मिया थ्योरी है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये डेड और डिकेइंग सब्सटेंस वाला। लाइफ की यूनिट जो है स्पोर्स है, वो प्लैनेट से कहीं से उड़ के आया और लाइफ का फॉर्मेशन है। आउटर स्पेस वही है, अरे ऊपर पढ़ो, आउटर स्पेस से सम साइंटिस्ट बिलीव दैट केम फ्रॉम द आउटसाइड, आउटसाइड से कुछ आया, उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, स्पोर्स रख दिया, और वही स्पोर्स ट्रांसफर होते गया, ये बता रहा है। और वो थ्योरी है पैंसपर्मिया, जिसको बेसिकली पैंसपर्मिया ऑफ स्पोर्स मैंने तुम लोग को लिखवाया होगा, तो लिखवाया होगा पैंसपर्मिया ऑफ स्पोर्स थ्योरी ऐसे कुछ करके। तो पैंसपर्मिया में कौन आता है, स्पोर वाली, ये स्पोर्स वाली थ्योरी है। और स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब कि लाइफ किससे आई होगी, डेड और डिकेइंग सब्सटेंस। क्लियर, बस दो अभी तक थ्योरी पढ़े, आगे देखो क्या कहता है। इसके बाद से साइंटिस्ट आए, ये दो थ्योरी के बाद से लुईस पास्चर साइंटिस्ट आए। ध्यान रखना इन साइंटिस्ट का नाम, पहले साइंटिस्ट का नाम आया कौन सा साइंटिस्ट, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। और कहीं ना कहीं ये बात क्या थी, सच थी, क्योंकि आज माना जाता है जो रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि लाइफ सेल्स केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। बात सही है कि अगर एक ये सेल का फॉर्मेशन हुआ है तो ये दोनों सेल कहां से आए होंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ये सेल भी कहीं ना कहीं अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया होगा, लेकिन अभी भी ये पता नहीं चला कि वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कैसे आए। तो कहता है, पढ़ो लाइन पढ़ो, कि लुईस पास्चर ने केयरफुल एक्सपेरिमेंट किया और उससे उन्होंने क्या बताया कि लाइफ किससे आई है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट जो दिए थे ना, वो तुम लोग याद करो, जो एक फ्लास्क था, सॉरी इस फ्लास्क में उन्होंने क्या कर दिया था, ईस्ट वगैरह को रखा था। तो अगर ईस्ट को उन्होंने बंद करके रखा था तो ईस्ट क्या था, किल्ड था, और वही उसको ओपन स्पेस में रखा था तो ईस्ट क्या हुआ था, फॉर्मेशन। यही सारा एक्सपेरिमेंट हम लोग देखे थे, पढ़ो लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट देखो, पढ़ते हैं, आ जाओ। कहता है ही शो दैट द प्री स्टेरलाइज्ड मतलब बताओ, मैंने बताया था कि अगर तुम ईस्ट को ग्रो करा रहे हो
तो उसमें केवल ईस्ट होगा, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। उसमें उसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ना कोई बैक्टीरिया होगा ना कुछ और। क्या आप क्यों हंस रहे हो? हाँ, तो प्री स्टेलाइज मतलब क्या मतलब होता है कि वो फ्लास्क पहले से ही स्टेलाइज है, कि अगर तुम ईस्ट ग्रो करा रहे हो तो उसमें केवल तुमको क्या मिलेगा? ईस्ट मिलेगा, बाकी कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने ये दिखाया था कि प्री स्टेलाइज फ्लास्क में लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम द किल्ड ईस्ट। लाइफ किससे नहीं आ रहा है? मरा हुआ ईस्ट से नहीं आ रहा है। वाइल इन अनदर फ्लास्क, लेकिन जब उन्होंने दूसरे फ्लास्क में, जिसको कहाँ रखा था? ओपन एयर में रखा था, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोजेस फ्रॉम द किल्ड ईस्ट। मतलब समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं किस चीज का रोल है इसमें? इनऑर्गेनिक चीजों का रोल है। ऑक्सीजन वगैरह का रोल हो सकता है, किसी भी चीज का रोल हो सकता है, क्योंकि जब उन्होंने ओपन रखा उस फ्लास्क को, अगर मानो 2 फ्लास्क है, सुनो, इसको उन्होंने क्या किया? क्लोज रखा। तो क्लोज रखा, तो अगर ये ईस्ट यहाँ पे रखा तो इस ईस्ट से नया ईस्ट नहीं आया, लेकिन अगर इस फ्लास्क को उन्होंने क्या कर दिया? ओपन एयर में कर दिया, तो उन्होंने देखा कि जो मरा हुआ ईस्ट था उससे कौन आया? नए ऑर्गेनिज्म, नया ईस्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो इसी बेसिस पे उन्होंने ये बताया कि जो हमारी लाइफ आई वो किससे आई है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे उस लाइफ से आई है। तो आप समझे? पहला कौन सा देखा थ्योरी बताओ? सबसे पहले यूनिवर्स क्या दिया था? बिग बैंग थ्योरी। उसके बाद पेंसपर्मिया स्पोर्स वाली थ्योरी। उसके बाद स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाला देखा, जिसमें क्या था? लाइफ केम फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस। उसके बाद लुइस पास्चर ने, उन्होंने क्या बताया? लाइफ केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अब देखो, अब जब ये आ गया ना, कौन सा? लुइस पास्चर वाला, spontaneous generation theory was dismissed once and for all। spontaneous generation जो थ्योरी थी वो क्या हो गई? डिसमिस कर दी गई, कैंसल कर दी गई, खत्म कर दी गई सबके लिए। समझ में आया? वरना देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन बहुत टाइम तक माना जाता था, कहीं तो लिखा पावर पॉइंट था। फॉर द लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव, बहुत लंबे टाइम से ये माना जाता था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या है? सही है। लेकिन जब लुइस पास्चर ने अपनी थ्योरी दी कि लाइफ केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, तब जाके स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली थ्योरी क्या हो गई? डिसमिस हो गई सबके लिए। However, this did not answer how the first life come from on the earth। लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है कि पहली लाइफ धरती, ये तो क्लियर हो गया कि जो नई लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है किससे हुआ होगा? पुराने। लेकिन जो पहली लाइफ आई होगी वो कैसे आई होगी? फर्स्ट लाइफ कैसे आई अर्थ पे? अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है। बोलो, समझ में आ रहा है कैसे चैप्टर मूव कर रहा है? आ जाने दो गौरी को, फिर तब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। है बात मत, फिर क्या बात कर रही है? क्या टॉपिक चल रहा है बताओ? बहुत टाइम बाद मिली हो आज तुम लोग, है ना? अरे मेरे को भी। अब ये सब आप लोग को अच्छे से लॉक करके रखना चाहिए पर्स वगैरह में। झूठ बोल रही। संडे के दिन पूरा खाली करके साफ सफाई करो। अब तुम कहाँ जा रही? वेग का इंतजार हो रहा है। हाँ, अमन इतना शांत क्यों बैठा है? तुम फिर से अकेला हो गया ना? हम इंतजार करते कि अब इसका संख्या बढ़ेगा, ये अकेला ही रहता है। बढ़ के घट जाओ। क्या कहे तो इतना तुम दोस्ती पाल के रखा है नाग नागिन वाला। तुम्हारा दुख देखते तुम अपना दुख भूल जाते। क्या फिर तुम लोग डिस्कशन करने लगे चुपचाप क्लास में? क्यों नहीं आई थी? हम तुमको बोले हैं ना ब्यूटी की क्लास तुम डेली अटेंड किया करो।
सुनो, तुम शुरू में अपना इमेज ऐसा क्रिएट करके रख लियो ना। हम सुनते हैं ना सर लोग को बात करते हुए कि वो क्लास बिना मतलब का अटेंड नहीं करती है, मतलब विदाउट एनी रीजन तुम अटेंड नहीं करती हो क्लास। ऐसा लोगों के मन में इमेज हो गया, तो इस इमेज को तोड़ो, तुम डेली क्लास अटेंड करो और जो रीजन है सॉलिड अपने मम्मी को पहले ही इन्फॉर्म कर दो, ताकि तुम्हारे मम्मी के पास कॉल जाने के बाद तुमको कोई एक्शन ना लेना पड़े। क्योंकि जब क्लास डेली अटेंड करो, जब तुम एब्सेंट करो सॉलिड रीजन से एब्सेंट करो और उसके पहले अपनी मम्मी को बता दिया करो कि मैम मम्मी इस रीजन से मैं क्लास एब्सेंट कर रही हूँ। तो पहले बता दो ना, कॉल जाने के पहले बता दो, या मम्मी को बोल दो कि मम्मी आप कॉल करके बोल दीजिएगा कि कल ब्यूटी क्लास अटेंड नहीं करेगी। क्लास डेली, पता है वो क्लास अटेंड करना बहुत बहुत अच्छी चीज है। मतलब तुम पढ़ रही हो नहीं पढ़ रही हो उस चीज वो सेकंड चीज है। क्लास में आओगे तो ऑब्वियसली पढ़ोगे, अभी क्लास में आई हो तो पढ़ रही हो। परसों क्लास, कल की परसों क्लास तुम लोग को लगेगा तो कोई नहीं आई थी तुम उन दोनों के अलावा। अब उस दिन मैं इतना पढ़ा नहीं, इससे पहले पढ़ाई थी, पढ़ा चुकी थी, फिर आज तुम लोग की वजह से मैं रिपीट की क्लास को। छोड़ो अब जो हुआ जाने दो, आ जाओ छोड़ो। गौरी तुम गई थी उतनी देर में हम लोग इतना पढ़ लिए। हाँ यही पढ़ा है कि लाइफ किससे आई, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। किसने दिया था, लुईस पास्चर ने। तो लुईस पास्चर ने जब ये एक्सपेरिमेंट कर दिया ना, उसके बाद से स्पॉन्टेनियस जनरेशन सबके लिए क्या हो गया, डिसमिस हो गया। ऑब्वियसली वो होना ही था क्योंकि लाइफ हमारी डेड और डिकेइंग सब्सटेंस से आई नहीं। तो लेकिन देखो लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है ये तो पता चल गया, लेकिन पहली लाइफ अर्थ पे कब आई और कैसे आई ये अभी तक नहीं पता चला। कब आई तो वो तो देख ही लिए, वो 4 बिलियन ईयर अगो आई थी। बट अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है कि दिस डिड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ फॉर्म केम ऑन द अर्थ। पहली लाइफ फॉर्म धरती पे कैसे आई थी ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। स्पॉन्टेनियस जनरेशन वगैरह क्या हो गया, पहले आई बिग बैंग थ्योरी जो क्या बताई, बताओ कि एक्सप्लोजन हुआ किस चीज का, यूनिवर्स का, मतलब एक्सप्लोजन हुआ और यूनिवर्स आया। उसके बाद कौन आया, पैंसपर्मिया ऑफ स्पोर्स, जिन्होंने ये बताया कि आउटर स्पोर्स एक यूनिट आई जिसको उन्होंने स्पोर्स बोल दिया, जो अलग अलग प्लैनेट में क्या होते गया, ट्रांसफर होते गया। उसके बाद थर्ड कौन आया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसमें उन्होंने ये बताया डेड और डिकेइंग सब्सटेंस से क्या आई है, हमारी लाइफ आई। फिर कौन आया, लुईस पास्चर, उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया और एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर किया कि लाइफ किससे आती है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। इतना क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी ये पता नहीं चला है कि पहली लाइफ कैसे आई, अर्थ पे पहली लाइफ कैसे आई। इसके बाद देखते हैं पहली लाइफ हमारी कैसे आई। आज टाइम कितने, 10:30 बजे तक का है ना, पढ़ लेंगे तब तक, ये वाला तो पढ़ ही लेंगे। आ जाओ। ऑपरेन ऑफ रसिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड, मतलब रसिया के कौन थे, ऑपरेन और हेल्डेन कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। उन्होंने प्रपोज किया दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑपरेन और हेल्डेन ने क्या बताया कि जो पहली लाइफ आई थी ना वो किससे आई थी, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। मतलब डायरेक्टली ये बोल दो कि प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है, नॉन लिविंग है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कौन आया, हमारी लाइफ आई, उन्होंने ये बताया। अब एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। जैसे देखो उनका बात भी सही था, सबसे पहले क्या आया, आरएनए वगैरह आए, प्रोटीन। याद करो ना वो तुम लोग कि मैंने बताया था एमिनो एसिड का कार्बन वगैरह आया, वो चेन वगैरह बनाया होगा, कार्बोहाइड्रेट बनाए होंगे, एमिनो एसिड बने होंगे, प्रोटीन। तो पहले क्या आया, पहले इनऑर्गेनिक आया, फिर क्या आया, ऑर्गेनिक, और उससे क्या हुई, हमारी लाइफ आई। बोलो हाँ या ना। ये पहले क्या आया, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो भी आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह जो भी थे, ये क्या है, वो क्या मिल गया, क्या बना है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे क्या, अमीनो एसिड, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे। जैसे अमीनो एसिड हो गया, अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन बना, आपके आरएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल है, और ये सारी चीजें मिलके क्या बनाई, लाइफ बनाई। तो वही कहता है कि लाइफ हमारी किससे आई, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक। देखेंगे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्लियर बताया भी है कैसे कैसे, अभी हम देखेंगे कैसे क्या आया। देखो तो कहता है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हमारा क्या आया, लाइफ आया। जैसे नॉन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे आरएनए वगैरह हो गए,
प्रोटीन वगैरह हो गया। कहता है एंड दैट द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। और कहता है कि लाइफ एक बार हमारी आ गई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, उसके बाद लाइफ प्रीसीड कैसे हुई? केमिकल इवोल्यूशन। कहीं ना कहीं केमिकल्स वगैरह क्या हुए? इवॉल्व हुए। फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट। ये बातें सही है कि कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही क्या बनाया? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वगैरह बनाया। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डाइवर्स होते गया और क्या आया? हमारा लाइफ आया। हम बेसिकली इवॉल्व हुए धीरे धीरे। केमिकल्स, हमारी बॉडी कहीं ना कहीं केमिकल्स बेसिस पे ही बना है ना। एमिनो एसिड वगैरह क्या है? ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक क्या है? केमिस्ट्री है, केमिकल्स वाली चीजें जो भी है। तो वही कहता है कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ। केमिकल इवोल्यूशन मतलब क्या? कि पहले क्या आया बताओ? इनऑर्गेनिक आया, फिर क्या आया? ऑर्गेनिक आया। केमिकल इवोल्यूशन से हमारी लाइफ क्या हुई है? प्रीसीड हुई है। वही कहता है, देख केमिकल इवोल्यूशन का मतलब भी देखो समझाया है, दैट इज करके, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट। मतलब इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किससे हुआ? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। और इसके बाद हमारी लाइफ क्या हुई? आई। कहता है द कंडीशन ऑन अर्थ। अब फिर से वो उस चीज पे चला गया कि उस टाइम पे अर्थ की कंडीशन क्या थी? बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर था। 800 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस, 1000 मान लो, 1000 डिग्री सेल्सियस पे हमारा क्या था? टेम्परेचर था। क्योंकि ये हमको कैसे पता चला टेम्परेचर? क्योंकि एसएल मिलर जो एक्सपेरिमेंट किए थे सेम टेम्परेचर पे उन्होंने किया था। कि हाई टेम्परेचर था, लिख लो ना एनसीईआरटी अगर लियो तो यहाँ पे टेम्परेचर अगर मैंने मेंशन करवाया है 800 लिखा हुआ है कहीं। हाँ तो वही तो एसएल मिलर एक्सपेरिमेंट में पता चला था। मैं तो वही बोल रही हूँ, एसएल मिलर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लिया था 800 डिग्री टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। वॉल्केनिक स्टॉर्म्स वगैरह, वॉल्केनिक वगैरह समझते हो, वो ज्वाला वगैरह टाइप का, उस टाइप का टेम्परेचर था। रिड्यूसिंग टेम्परेचर का, और उस टाइम पे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर मतलब हाइड्रोजन बहुत ज्यादा था, समझे? रिड्यूसिंग मतलब क्या होता है तुमको पता है ना? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वगैरह, अगर बेसिक टर्म में बात करो तो ऑक्सीजन। तो वही कहता है रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर देखो यहाँ पे कंटेनिंग CH4 में भी हाइड्रोजन है, NH3 में हाइड्रोजन है, वाटर में हाइड्रोजन है, हर एक चीज में क्या था? हाइड्रोजन था। तो उस टाइम पे हमारा एटमॉस्फेयर क्या था? रिड्यूसिंग था। अब आ जाओ एक्सपेरिमेंट देखते हैं। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? ऑपरेन और हेल्डेन है, उन्होंने क्या बताया? लाइफ कैसे आई? प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे आया? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के आने को ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल इवोल्यूशन बोलते हैं। और इसी से हमारी लाइफ क्या हुई? केम हुई। शुरू में हमारा एटमॉस्फेयर क्या था? हमारा टेम्परेचर क्या था? बहुत हाई था, बहुत हाई टेम्परेचर था। 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आसपास था, 1000 डिग्री सेल्सियस मानो था। उस टाइम एटमॉस्फेयर क्या था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मतलब कि हाइड्रोजन ज्यादा प्रेजेंट था हमारे एटमॉस्फेयर। ओके चलो अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट, एसएल मिलर एक्सपेरिमेंट देखेंगे। आ जाओ। इन 1953 में एसएल मिलर एन अमेरिकन साइंटिस्ट, एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, क्रिएटेड अ सिमिलर कंडीशन। उन्होंने लैबोरेटरी में सिमिलर कंडीशन क्या किया? क्रिएट किया। सिमिलर कंडीशन मतलब वही टेम्परेचर वगैरह रखा उन्होंने, जो भी चीजें थे। ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों क्रिएट की? वॉल्केनिक के लिए, वॉल्केनिक वगैरह के लिए। इन अ क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग, जिसमें क्या क्या था? उन्होंने ये क्यों प्रोवाइड कराया बताओ? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में उस टाइम पे क्या था? प्रेजेंट था। हमको ये देखना है ना कि लाइफ कैसे आए हमारा, और लाइफ देखने के लिए हमको क्या देखना होगा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे आए। ये एक्सपेरिमेंट से यही प्रूफ हुआ था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है, एमिनो एसिड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यही सारी चीजें पता चली। क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पता चल जाएगा तो हम लोग क्लियर है कि हम लोग की बॉडी कैसे बनी है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी है। तो वही उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था कि इन सारी चीजों से और इस टेम्परेचर पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है ये देखने के लिए। समझ में आया? कौन से? ये चारों गैस के नाम याद रखना, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन कौन सा बताओ? मीथेन, वाटर वेपर, H2NH3 एट 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस पे कहता है ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन। और जब उन्होंने ये कंडीशन रखा तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है?
अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? वो तो कुछ तो उसका ये है ना, ऐसे ही अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ था, OH करके आपके अमीनो एसिड वगैरह सुगर्स वगैरह ये ऐसे करके फॉर्म हुए थे। बायोमोलिक्यूल तुम लोगों ने पढ़ना ना, 11th में पढ़ना था। अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ। कहते हैं इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट, उन्होंने फिर सिमिलर एक्सपेरिमेंट में दूसरे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, मतलब उन्होंने एस एल मिलर ने अपना एक एक्सपेरिमेंट दे दिया, दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्या हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सुगर का, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, नाइट्रोजन बेस बन रहे हैं, पिगमेंट्स वगैरह बन रहा है और क्या बन रहा है, फैट्स वगैरह का फॉर्मेशन हो रहा है। अब बताओ पिगमेंट वगैरह बन गया तो प्लांट आ जाएगा, लाइफ वगैरह आ जाएगा, नाइट्रोजन बेस आ गया मतलब डीएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल वगैरह आ गया, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ तो इजिली बन जाएगी। कहता है एनालिसिस ऑफ मेटोराइट कंटेंट, मेटोराइट मतलब उल्का पिंड, मतलब एक स्पेस से मेटोराइट आया, उसको उन्होंने क्या किया, एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद उन्होंने ये देखा कि उसका जो कंटेंट है ऑल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड इंडिकेटिंग दैट द सिमिलर प्रोसेस आर अकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस। मतलब कि एक मेटोराइट आया हमारे जगह पे, हमारे प्लेनेट पे, उस मेटोराइट का जब कंटेंट चेक किया गया ना कि उसमें क्या क्या कंटेंट है, उसमें सेम ये सारे कंटेंट मिले और इससे ये पता चलता है कि कहीं किसी और स्पेस में किसी और जगह पे सेम प्रोसेस हो रहा है जो हमारे प्लेनेट पे हुआ था। समझ रहे हो कि मेटोराइट आया, एक उल्का पिंड आया, उस उल्का पिंड का उस मेटोराइट का कंटेंट देखा गया तो ये सेम कंटेंट मिला था। और ये कंटेंट क्या रिवील, देखो लिखता है रिवील सिमिलर कंपाउंड इंडिकेटिंग, सेम कंपाउंड प्रेजेंट है, इंडिकेट करता है कि सिमिलर प्रोसेस, जो प्रोसेस हमारे यहाँ हुआ था वो सिमिलर प्रोसेस कहीं और किसी और स्पेस में चल रही है, मतलब लाइफ कहीं और से भी आने की पॉसिबिलिटी है। समझ रहे हो? कहता है विथ दिस limited evidence the first part of the conjectured theory that is chemical evolution was no more or less accepted। कहता है कि अब कहीं ना कहीं ये कुछ लिमिटेड एविडेंस के साथ ये थ्योरी को क्या किया जाने लग गया, एक्सेप्ट। कौन सा थ्योरी को, केमिकल एवोल्यूशन वाले थ्योरी को, कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ है हमारा किससे, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना, ऑर्गेनिक वगैरह मिलके क्या बनाई, हमारा लाइफ बना। तो इस थ्योरी को अब कहीं ना कहीं ज्यादा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम क्या होने लग गया, एक्सेप्ट करने। और सही है एक्सेप्ट करना, क्योंकि यही सच है कि पहले क्या आया, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना एंड देन लाइफ केम हुआ। अब यहां तक खत्म हो गया, रहने तो बाकी कल पढ़ेंगे। बोलो डाउट वगैरह है तो पूछ लो, बाकी तो कल ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो यहां तक अगर एक्सपेरिमेंट देखोगे, ये एक्सपेरिमेंट देख लो, आ जाओ 5 मिनट टाइम में देख लो। देखो ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड क्या कराएगा बताओ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराएगा, किस चीज के लिए बताओ, टेम्परेचर वगैरह बढ़ा के रखने के लिए। टेम्परेचर कितने थे, 800 डिग्री। ये चारों गैस को डाला गया, इस चारों गैस का एक ट्रिक था याद करने का, वैम। W से क्या था, H से, A से अमोनिया, NH3 मीथेन। तो इस वैम से याद कर सकते हो, इस वैम अच्छे से लिख देते हो यार। देखो वाटर, NH3 अमोनिया, H2 और CH4 मीथेन, ये वैम ट्रिक है याद करने का। इसे याद करना कि ये चारों गैस क्या, क्योंकि नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्या क्या प्रेजेंट था, ये चीजें प्रेजेंट थी। अब देखो कैसे क्या क्या प्रोसेस चल रहा था। यहां से बॉइलिंग वाटर किया जाता था, क्यों, टेम्परेचर को राइज करने के लिए, ताकि टेम्परेचर वो अपना बना रहे। यहां से देखो धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये क्लियर नहीं हो रहा ना डायग्राम, कोई बात नहीं, तुम लोग को दिखाई दे रहा है ना। यहां से क्या हुआ, जो भी गैस यहां से ये फॉर्म होके आ रहा था, वाटर यहां से आउट किया जा रहा था ताकि गैस क्या हो, ठंडा हो। कंडेंस होने का मतलब, आज इस तरफ बंद करना है। हाँ, तो कंडेंस होने का क्या मतलब था बताओ, टेम्परेचर
इस वाटर को आउट कर रहे हो, मतलब आप जो गर्म वाटर है उसको क्या कर रहे हो, आउट कर रहे हो। गर्म वाटर को क्या कर दोगे, जब तुम आउट कर दोगे चीजें क्या हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएगी। वहां से आप क्या करोगे, वाटर इन करोगे आपके कोल्ड वाटर, और यहाँ पे ड्रॉपलेट के फॉर्म में चीजें जाएगा। और देखो यहाँ पे नीचे देखो लिखा हुआ है वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहाँ पे क्या पता चलता है कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट आया है वो क्या कंटेन कर रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हुआ है, इस चीज से फॉर्म हुआ है। जो भी एमिनो एसिड